अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से चाइना जो है वो बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन दिखा रहा है, लगातार कुछ ना कुछ हमले कर रहा है और 29-30 के दरमियानी रात और उसके बाद 31 तारीख और 1 तारीख को लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि चीन ने हमारे बॉर्डर पर हमला किया, चीन ने हमारे बॉर्डर पर हमला किया। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उसके अंदर लगातार ये चीज़ भी सामने आ रही है और जिस तरीके से हमारे मीडिया चैनल्स डिसाइड करके बता रहे हैं, अब डिस्कशन कर रहे हैं कि चीन की सेना कितनी और चीन की आर्मी कितनी, आर्मामेंट्स कितने, एम्यूनिशन कितना, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे भी एक ड्यूटी बनती है कि चाइनीज़ आर्मी का एक एनालिसिस कर लिया जाए कि किस तरीके से वो लोग कैपेबल हैं या किस तरीके से क्या इंडियन आर्मी के कंपैरिजन में कहाँ खड़े होते हैं, इंडियन आर्मी उनके कंपैरिजन में कहाँ खड़ी होती है इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों, असलियत में अगर आप चीन को देखेंगे तो नॉर्मली जैसे हमारी आदत है कि हम मैप के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, तो मैप के ऊपर अगर आप चाइनीज़ आर्मी को देखते हैं तो यहाँ पर किसी भी बैटल फील्ड के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से अक्साई चीन के ऊपर इंडिया और चाइना का जो भिड़ंत हो रही है, यहाँ पर आर्मी ही एक दूसरे के सामने खड़ी होगी। और जिस तरीके से ये आर्मी खड़ी है एक दूसरे के सामने, जिस तरीके से आर्मी एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आर्मीज़ का कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेनाओं का कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से जो आर्मी है वो लड़ेगी या क्या करेगी। तो दोस्तों, 3 चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैटर करेंगी चाइनीज़ आर्मी की। पहला है एक्सपीरियंस ऑफ अ वॉर। एक्सपीरियंस ऑफ अ वॉर, एक लड़ाई का जो तजर्बा है वो किसी को कितना ज़्यादा है ये मायने रखेगा। दूसरी अगर बात देखेंगे तो यहाँ पर टाइप ऑफ वेपन्स या फिर क्वालिटी ऑफ वेपन्स, ये भी ज़्यादा मायने रखता है, क्वालिटी ऑफ वेपन्स। और तीसरा कॉम्पिटेंसी ऑफ द सोल्जर्स, कॉम्पिटेंसी ऑफ द सोल्जर्स, कॉम्पिटेंसी ऑफ द सोल्जर्स, यानी जो सैनिक हैं वो युद्ध में लड़ने योग्य हैं या नहीं है। अगर आप बात करें तो एक्सपीरियंस ऑफ द वॉर, अगर हम इसे डिस्कस करें तो चाइना ने आज से पहले 1979 में लास्ट वॉर लड़ा था और वो जो लास्ट वॉर था वो वियतनाम के साथ लड़ा था। और वियतनामीज़ आर्मी ने गोरिल्ला वॉर फेयर लड़ना शुरू किया और चाइना के बारे में कहा जाता है कि महज 6 दिन के अंदर, 6 डेज़ के अंदर चाइना के 30,000 से ज़्यादा सोल्जर्स मार गिराए। अब चाइनीज़ आर्मी जो है वो थ्रू लैंड रूट वियतनाम में एंटर करने जा रही है और वियतनाम को पिछले 25 इयर्स का एक्सपीरियंस था किससे? अमेरिका से लड़ने का, और वो गोरिल्ला वॉरफेयर के माहिर सेना बन चुकी थी। ऐसी सिचुएशन में चाइना ने जब वियतनाम से पंगा लिया तो वियतनाम ने अच्छे से उसे धोया और चाइनीज़ आर्मी में एक तरीके का डर बैठ गया। उसके बाद यानी 1979 के बाद अगर आप देखते हैं तो चाइना ने कभी भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। वहीं इसका कंपैरिजन अगर आप इंडियन आर्मी के साथ करते हैं, तो इंडियन आर्मी को अगर आप देखेंगे तो वो लोग 1947 में लड़े, फिर 62 में लड़े, फिर 65 में लड़े, फिर 69 में भी चाइना के साथ ही लड़ाई हुई और उसके बाद 1971 में लड़े, फिर उसके बाद 1984 जो है सियाचिन ग्लेशियर वाला उसके ऊपर पंगा हुआ, फिर कारगिल वॉर 1999 के अंदर हुआ। और उससे ज़्यादा आगे खास बात ये कि इतनी सारी लड़ाइयों के साथ साथ आपको टेररिज्म से लड़ने का जो एक्सपीरियंस है,
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिज्म से लड़ने के का इंडिया को जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हुआ, चाहे वो कश्मीर के अंदर हुआ, चाहे वो नक्सल से लड़ने का इंडिया के, हालांकि नक्सलाइट्स से इंडिया के जो सोल्जर्स हैं, आर्मी है, वो नहीं लड़ती, लेकिन फिर भी इंडिया की फोर्सेस के पास इस तरीके के टेरर ग्रुप्स या गुरिल्ला वॉरफेयर से लड़ने का भी एक्सपीरियंस है, और इन वॉर्स का तो एक्सपीरियंस फेस टू फेस में है ही। ऐसी सिचुएशन में एक्सपीरियंस ऑफ द वॉर जो है वो किसी भी आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। किसी भी आर्मी के लिए जो वॉर है, एक्सपीरियंस ऑफ द वॉर है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और इंडिया की जो आर्मी है इस एक्सपीरियंस ऑफ द वॉर में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है कंपैरेटिवली चाइना के। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मायने रख रही है वो है क्वालिटी ऑफ द वेपन्स। अगर आप इसमें देखेंगे क्वालिटी ऑफ द वेपन्स, तो मैक्सिमम जो वेपन्स हैं वो मेड इन चाइना यूज़ किए जा रहे हैं। अब मेड इन चाइना अगर वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं तो आप लोग इसका एक एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब चाइना जो है एक वॉर एक्सरसाइज में, वॉर कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था, तो वहाँ पर उनकी जो टैंक हैं, टैंक का जो टायर या व्हील होता है वो टूट गया था। अब व्हील टूटने का मतलब ये, और भारत इस रेस में नंबर 1 पे आया था, यानी व्हील टूटने का मतलब ये कि टैंक की क्वालिटी में प्रॉब्लम थी, इसीलिए जब भी अपनी वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे लड़ने की कोशिश करते हैं तो उनका डाउनफॉल, मतलब वो टूट टाट जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं। यही एक रीज़न है कि चाइनीज़ आर्मी के बारे में ये कहा जाता है, या चाइनीज़ सोल्जर्स का कहना ये है कि उन्हें अपने क्वालिटी ऑफ वेपन्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं है, और ये भी कहीं ना कहीं आर्मी को डीमोरलाइज कर रहा होता है कि हमारे पास जो वेपन्स हैं अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और सामने वाले के पास वेपन क्वालिटी अच्छी है, तो भले ही आपके पास ज़्यादा हो, लेकिन क्वालिटी अगर सामने वाले की अच्छी है तो सामने वाला ज़्यादा इफ़ेक्टिव डिटरेंस कर पाएगा, सामने वाला ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पाएगा। इसलिए इनका मानना ये है कि आर्मी डीमोरलाइज है, और इस डीमोरलाइज्ड आर्मी को रीमोरलाइज करने की भी ज़रूरत है। अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे इसका नेक्स्ट लेवल, तो ये तो हो गया हथियारों का। तीसरा हो जाता है चाइनीज़ आर्मी। देखने में भले ही आपको ये कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हों, लेकिन असलियत में देखा जाए तो इनकी बहुत सारी वीकनेसेस जो हैं वो सामने नज़र आ रही हैं। अगर आप वीकनेसेस को देखते हैं, यानी इनकी कमियों को देखते हैं, तो इनकी कमियों के पीछे मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना है। वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना है, यानी चाइना के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्टली वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई गई, जिसके अंदर एक जो कपल है वो एक ही बच्चा पैदा करेगा, दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकता, या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर वो दूसरा बच्चा पैदा करेगा। बच्चों, जब घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कम से कम 2 बच्चे होते हैं, तो बच्चा बचपन से ही कंपटीशन करना सीख जाता है, सोशल लाइफ को जीना सीख जाता है, लोगों के अंदर मिक्सअप होना सीख जाता है, और सिचुएशंस उसी हिसाब से फिर ग्रो करती चली जाती हैं। ये रिसर्च से भी पता लगा है कि जो सिंगल चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है, उसके मेंटल डेवलपमेंट के अंदर जो बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके मेंटल डेवलपमेंट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। यानी जो बच्चे एक घर में 2-3 बच्चे होते हैं या 4 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे इन द सेंस पूरे परिवार के अंदर 4-5 बच्चे होते हैं, तो वो कॉम्पिटिट करके, सीख के, लड़ के, झगड़ के, कुछ भी करके उनका बिहेवियर बहुत अच्छे लेवल पर होता है कंपैरेटिवली उनके जो अपने घर में सिंगल है। और यही रीज़न है, इसी वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जो आर्मी आज के दिन आ रही है, तो वो आर्मी जो है वो मेंटली अनफिट फॉर आर्मी है।
यानी जो इस समय पर जो लड़के हैं वो मेंटली अनफिट हैं, वो फैमिली की याद आ रही है, चॉकलेटी बॉय टाइप के होते हैं, पैम्परिंग के साथ पले बड़े होते हैं, बड़े लाड प्यार के साथ पले बड़े होते हैं। अब हमारी तरह थोड़ा ना जो बापू जो है वो सुबह सुबह उठ के 4 लठ मार के कहेगा खड़ा हो नहीं तो काम कर, क्योंकि भैया हमारे यहाँ वैसे ही घर में काफ़ी मतलब 2 बच्चे तो कम से कम होते हैं, लाड प्यार तो मतलब बस इतना ही होता है, पापा ने लठ मार दिया वही लाड प्यार है, प्यार से थोड़ा सा बोल लिया तो तब ये लगता है कि पापा गुस्से में हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, और यही एक रीज़न है कि लाड प्यारों में पला बढ़ा जो बच्चा है, क्योंकि इकलौता है, दादा दादी नाना नानी 4 तो वो हो गए और साथ में माँ बाप, 6 बंदों के बीच में एक बच्चा अगर मौजूद है तो वो कहीं ना कहीं पैम्परिंग में पला बढ़ा होता है, उसे समस्याएं ज़्यादा नहीं पता होती, स्ट्रगल नहीं पता होती, और मेंटल वो टेंशन या मेंटल प्रेशर को बियर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आने वाली जो जनरेशन्स होती हैं उनमें समस्या रहती है। चाइना में ये 2 जनरेशन्स तैयार हो चुकी हैं, और अब जो आर्मी आ रही है वो कहीं ना कहीं मेंटली जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना ज़्यादा मेंटली इंडियन आर्मी स्ट्रांग नज़र आ रही है। यही एक दूसरी प्रॉब्लम जो है वो 46% साइट प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो लगातार जो हैं जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो मोबाइल या लैपटॉप या स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनको आँखों की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो चुकी है, और 46% को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 10% जो हैं वो ओवरवेट हैं, क्योंकि उनकी डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं होने की वजह से वेट ज़्यादा है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते या उनको फिजिकली फिट नहीं है, और ये चीज़ इनकी इंटरनल रिपोर्ट्स ने भी मानी है। और जो सोल्जर्स भले ही चाइना के रहे हों, लेकिन वो किसी वजह से चाइना छोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं, उनसे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन भी इसी तरफ इशारा करती है। मेजॉरिटी आर अल्कोहलिक। अब भाई अल्कोहलिक होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इकलौते हैं, और सबसे बड़ी बात उनके ऊपर ध्यान देने वाला बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लगाने वाले नहीं होते, जिस वजह से क्या होता है कि उनके अंदर अकेलेपन से लड़ने के लिए जो प्रॉब्लम शुरू होती है उसमें एक प्रॉब्लम ड्रग्स लेना या अल्कोहल्स लेना। यहाँ तक माना गया है कि चाइना के 56% यंग जनरेशन जो है वो आर्मी में भर्ती होने के लायक नहीं है। 56% पॉपुलेशन आर्मी में भर्ती होने के लायक नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये है कि जो ये लड़के ज़बरदस्ती भर्ती, ये जो लड़के आ रहे हैं, क्या ये अपनी तरीके से आ रहे हैं? क्योंकि लगभग 22.5 लाख के करीब की चाइनीज़ आर्मी या सोल्जर्स जो हैं वो सर्विंग कंडीशंस में मौजूद हैं। देखने में ये इंडिया की 13 लाख की स्टैंडिंग आर्मी से कहीं ज़्यादा है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकचाइना की जो 8 लाख सेना है वो असलियत में 2 ईयर कंपलसरी आर्मी सर्विसेज के नाम पर जुड़ी हुई होती है। और उस 2 साल की ये जो कंपलसरी आर्मी सर्विसेज हैं, इन 2 साल की सर्विसेज में लगभग 80% टाइम जो है, 80% जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ उस सोल्जर को या उस लड़के को ये समझाने में निकाल जाती है कि वाई दिस आर्मी या वाई दिस कम्युनिस्ट पार्टी रूल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चाइना। यानी 80% ट्रेनिंग आप सिर्फ ये पढ़ाने में दे रहे हो कि वाई दिस आर्मी इज़ या वाई दिस कम्युनिस्ट पार्टी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चाइना, और आप इसका मेजर पोर्शन निकाल रहे हो। यानी वो सोल्जर नहीं है, वो सोल्जर में ड्रेस पहना हुआ, परेड करता हुआ, लेफ्ट राइट करता हुआ एक ऐसा बंदा है जिसको बंदूक चलानी नहीं आती, बस वो सैनिक की शक्ल में खड़ा हो सकता है, लेकिन उसको सैनिक की जो पूरी ट्रेनिंग है वो नहीं मिली हुई। और ये भी एक रीज़न है कि जो 8 लाख सैनिक हैं ये बढ़े हुए दिखाई देते हैं, ज़्यादा संख्या में दिखाई देते हैं, लेकिन ये ट्रेंड सोल्जर्स नहीं होते। अब अगर इसी के साथ आप देखेंगे तो होम सिकनेस से लेकर फिजिकली फिट ना होने से लेकर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो चाइनीज़ आर्मी इस समय पर झेल रही है। इंटरनल रिपोर्ट्स लगातार इस तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन क्योंकि चाइना की एक आदत है अपना एक हुआ क्रिएट करने की, अपना एक ऑरा क्रिएट करने की, देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, इसी हुआ, इसी ऑरा को क्रिएट करने के चक्कर के अंदर चाइना जो है वो लगातार इस तरीके के पोस्चर्स
एग्रेसिव पोस्चरिंग करता रहता है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आए दिन अगर आप इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने पेश किया देखते हैं तो 15 जून की दरमियानी 15 जून को जो रात को इंडिया और चाइना के सोल्जर्स का क्लैश हुआ था, उस फेस टू फेस क्लैश में भले ही हमारे 20 जवान शहीद हो गए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, किसी ने उनके हाथ नहीं बांधे थे, लेकिन साथ में खबर ये भी आ रही है कि चाइना में इंडिया से ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है, और वो भी तब की सिचुएशन में जब चाइना ने धोखे से वार किया था इंडियन सोल्जर्स पे। तो यानी जो नॉर्मली जो धोखे से वार करने वाला होता है वो अच्छी पोजीशन में होता है, और जिस पर वार होता है वो कमज़ोर पोजीशन में होता है। लेकिन यहाँ पर चाइनीज़ सोल्जर्स ने धोखे से वार किया, फिर भी आपकी पोजीशन जो थी वो स्ट्रांग थी और आपने बाजी मारी या आप डोमिनेटिंग सिचुएशन में रहे। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के पास 29-30 अगस्त और 30-31 के बाद और 31 और 1 सितंबर, 31 अगस्त और 1 सितंबर, इस दरमियान जब इंडिया और चाइना की सेनाओं की आपस में आमने सामने झड़प हो रही है, तो आपके पास खुशखबरी ये आ रही है कि आपकी सेना ने, आपके रणबांकुरों ने ब्लैक हिल्स पर या ब्लैक टॉप हिल पर कब्जा कर लिया, और वो कब्जा इस हद तक कर लिया कि चाइना जो है वो इन्फ्यूरिएटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, और भारत में चीनी दूतावास ने तो मान भी लिया कि हाँ इंडिया ने उनके क्षेत्रों के अंदर इंट्रूड किया है। उनके क्षेत्रों के अंदर इन द सेंस ये कि हाँ भाई थे तो हमारे ही, चाइना जिस पर अपना दावा कर रहा है, लेकिन भारत ने उन दावा किए हुए क्षेत्रों पर दोबारा से कब्जा कर लिया है। शॉर्ट में यह है कि भारतीय सेना चाइनीज़ सेना से किसी भी मामले में कहीं पर भी कोई कम नहीं है, डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिटिकल अप्रोच थी या पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी वो कमज़ोर पड़ जाती थी, जिसकी वजह से हमारी जो आर्मी है वो माकूल जवाब नहीं दे पाती थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पोस्चरिंग जिस तरीके से चल रही है, आने वाला समय जो है वो चीन के लिए ख़तरनाक है, और इस बार की जो डिप्लोमेसी है वो भी कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में ही नज़र आ रही है। और इसीलिए लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शी जिनपिंग को इंटरनल रिपोर्ट्स, क्योंकि जब मैं भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया की बात बता रहा हूँ, कि शी जिनपिंग जो है उसको रिपोर्ट पहुंचाई गई है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि चाइनीज आर्मी एक समय पर 2 फ्रंट पर लड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि वो लोग अपनी कमी को जानते हैं कि अगर वो 2 फ्रंट्स पे लड़े तो भले ही ताइवान जो कि बहुत बड़ा देश नहीं है उससे तो झेलना मुश्किल होगा ही होगा, साथ में इंडिया की जो डोमिनेटिंग सिचुएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में मैं आपको एक छोटे से वीडियो के साथ छोड़ जाता हूं या वीडियो दिखाता हूं, जिसके अंदर आप लोग खुद ही कहेंगे, जिस तरीके से आपको ये आर्मी का ये पूरे का पूरा वीडियो दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आएगा कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग सिचुएशन में हैं और चाइना वालों की खिंचाई कर रहे हैं, मजाक की सिचुएशन में हैं, और चीन का सोल्जर यहाँ पर दबा हुआ है। इन्हें आप देख सकते हैं, चाइनीज सोल्जर सांस चढ़े हुए हैं, थोड़े से घबराए हुए से लग रहे हैं, और इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं। और अभी आपको सुनाई देगा गोलगप्पे खाएगा, जैसे मजाक कर रहे होते हमारे यहाँ खिंचाई करते हुए। सांस चढ़े हुए हैं, थके हुए हैं। तो असलियत में चिढ़ाने वाली जो पोस्टरिंग है, यानी आपकी आर्मी डोमिनेट कर रही है। आपकी आर्मी अगर डोमिनेट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाले का मनोबल टूटता है, और यही चाइना इस समय पर दुविधा में है, समस्या में है। आप डोमिनेट कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में आगे वीडियोज़ के साथ आपके साथ इस मामले में डिस्कशन करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।